नमस्कार दोस्तों, हरिओम स्टडी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में वास्तविक संख्याओं के बारे में जानेंगे। वास्तविक संख्याओं के बारे में जानने से पहले इन संख्याओं के बारे में जानेंगे, जैसे प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। देखिए देखिए प्राकृत संख्याएं क्या होती है, देखिए इसको समझते हैं। देखिए, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार ये आगे अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, गिनती वाली संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। देखिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। ठीक है, और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्याएं को, देखिए पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, प्राकृत संख्या के समूह में, देखिए देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देंगे। ठीक है, यानी शून्य को मिला देंगे तो ये पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखें तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या दोनों एक ही है। ठीक है, जैसे देखिए 5 प्राकृत संख्या है, 5 पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, एक प्राकृत संख्या है, एक पूर्ण संख्या भी है। ठीक है, लेकिन देखिए शून्य पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। ठीक है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि देखिए शून्य पूर्ण संख्या है जो प्राकृत संख्या नहीं है। ठीक है, देखिए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? शून्य है। ठीक है, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, उसी तरह देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। देखिए, आपसे पूछा जाए क्या 1.5, 0.5, 2.6, 3.5 ये संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाएगी? तो इसका आंसर है नहीं। ठीक है, ये प्राकृत संख्याएं नहीं है। ठीक है, इसको देखिए, इसको पूर्ण संख्या बोल सकते हैं? नहीं, ये पूर्ण संख्याएं भी नहीं है। ठीक है, इसको ना ही हम प्राकृत संख्या बोल सकते हैं और ना ही इसको पूर्ण संख्याएं बोल सकते हैं, ये दशमलव संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक क्या होता है? देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह में, देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर देते हैं तो ये पूर्णांक, देखिए पूर्ण संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या जैसे -1, -2, -3, -4, -5, इसी तरह ये भी आगे इस तरह अनंत तक बढ़ते जाएगा। इधर भी ये अनंत तक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक और इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक। देखिए पूर्णांकों का समूह, देखिए प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या का समूह प्राप्त हो जाता है, और पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को समूह को मिला देंगे तो ये पूर्णांकों का समूह प्राप्त हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और इसको बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, देखिए शून्य ना तो धनात्मक होता और ना ही ऋणात्मक होता, इसको बोलेंगे शून्य पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है? पूरे पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, देखिए पूरे पूरे अंक को पूर्णांक पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए 1.5,
0.5 -2.5, इसको हम पूर्णांक नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि देखिए पूरे पूरे अंक को पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, तो ये पूरे अंक नहीं है, ठीक है, यानी इस प्रकार दशमलव संख्याओं को हम पूर्णांक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, यानी ये पूर्णांक नहीं है। देखिए इसको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं। देखिए जैसे शून्य प्राकृत संख्या है? नहीं है। पूर्ण संख्या है? हाँ। पूर्णांक है? हाँ। देखिए 5 प्राकृत संख्या है? हाँ। पूर्ण संख्या है? हाँ। पूर्णांक है? हाँ। 10 प्राकृत संख्या है? हाँ। पूर्ण संख्या है? हाँ। पूर्णांक है? हाँ। देखिए -2 प्राकृत संख्या है? नहीं। पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्णांक है? हाँ। -10 देखिए प्राकृत संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी नहीं है, पूर्णांक है। देखिए 0.5 प्राकृत संख्या है? नहीं। पूर्ण संख्या है? नहीं। पूर्णांक है? नहीं। ये पूर्णांक भी नहीं है क्योंकि पूरे पूरे अंक नहीं है, ठीक है। इस प्रकार देखिए 1.5 ये प्राकृत भी नहीं है, पूर्ण भी नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है। उसी प्रकार देखिए ये प्राकृत संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या भी नहीं है और पूर्णांक भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए देखिए सम संख्याएं, इसको समझते हैं। वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, इस प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। वैसी वैसी प्राकृत संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, कहने का मतलब 2 से अगर भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, यानी शेष नहीं बचेगा। जैसे देखिए 2 से अगर 10 को भाग देंगे तो देखिए 2 पंचे 10, ये पूरा पूरा कट जाता है, ठीक है। यानी वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो। देखिए शून्य प्राकृत, देखिए शून्य सम संख्या नहीं है। देखिए शून्य को हम सम संख्या नहीं बोल सकते हैं क्योंकि देखिए वैसी प्राकृत संख्या है, ठीक है। तो देखिए शून्य प्राकृत संख्या नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको हम शून्य को सम संख्या नहीं बोल सकते। तो देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा? 2 होगा, ठीक है, और सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। अब देखिए विषम संख्याएं, ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इसी प्रकार ये आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2 से पूर्णतः विभाजित हो, कहने का मतलब 2 से अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, शेष बच जाएगा। जैसे देखिए 2 से अगर 7 को भाग देंगे तो 2 तिया 6, एक शेष बच रहा है, ठीक है। 2 से 1 को भाग देंगे तो ये 0 बार चलेगा, देखिए एक शेष बच रहा है। देखिए यहाँ आप कन्फ्यूज थोड़ा हो सकते हैं, तो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखिए ये क्या भाज्य, ये भाजक, ये भागफल। तो देखिए भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो देखिए भाज्य कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है, यानी ये सही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 से भाग दिए तो यहाँ एक शेष बच रहा है, यहाँ भी इसको भाग दिए तो एक ही शेष बच रहा है। कहने का मतलब देखिए अगर 2 से भाग देंगे तो शेष 1 बचेगा। वैसी प्राकृत संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती है, ठीक है। देखिए सबसे छोटी विषम संख्या 1 है और सबसे बड़ी ज्ञात करना संभव नहीं है, ठीक है। अब देखिए अभाज्य संख्याएं, देखिए वैसी प्राकृत संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी तरह ये आगे बढ़ते जाएगा। देखिए वैसी प्राकृत संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। जैसे देखिए 2 का गुणनखंड, देखिए 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 1 और 2, यानी 1 से इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा, 2 से भी भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो देखिए 1 और 2, यानी 2 का गुणनखंड ये 2 है, ठीक है, यानी केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, 2 से कम भी नहीं और 2 से ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 2 क्या अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार देखिए जैसे 5, तो 5 का गुणनखंड देखते हैं 1 और 5, यानी 1 से पूरा पूरा कटेगा और 5 से पूरा पूरा कटेगा, यानी 1 और 5, 5 का गुणनखंड है, ठीक है। तो केवल 2 ही गुणनखंड होना चाहिए, ठीक है। उसी प्रकार किसी का भी देख सकते हैं 17, तो देखिए 17 भी 1 से कटेगा और 17 से,
तो केवल दो गुणनखंड, वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो अभाज्य संख्या कहलाता है। ठीक है, अब देखिए भाज्य संख्याएं, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका दो से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, जैसे देखिए 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इसी प्रकार ये भी आगे बढ़ते जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये सम भी है। ठीक है, और देखिए सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। इसका देखिए 2 से अधिक गुणनखंड होगा। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्या इसको बोलेंगे। देखिए जैसे 4 का गुणनखंड, 4 का गुणनखंड देखिए 1, 2 और 4, यानी 1 से भी पूरा पूरा भाग लगेगा, 2 से भी और 4 से भी, तो इसका गुणनखंड कितना हो गया 3, यानी 2 से अधिक गुणनखंड होगा, उसको हम भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 9, देखिए 9 का भी गुणनखंड देखिए 1, 3 और 9। ठीक है, देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है, तो 2 से अधिक गुणनखंड होगा तो उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड होगा वो अभाज्य संख्या। जैसे देखिए आपसे पूछा है 33 भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, ये भाज्य संख्या है ना अभाज्य संख्या है, तो देखिए ये भाज्य संख्या होगा। इसका गुणनखंड देखिए 1 होगा, 33 का गुणनखंड 1, 3, 11 और 33, तो देखिए 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखिए अब सहभाज्य को समझ लेते हैं। देखिए सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स, देखिए इसको समझते हैं। जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक 1 हो वैसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए 2 और 3, देखिए ये युग्म में होता है, ये जोड़ा में। ठीक है, यानी ये अकेला नहीं होता है। ठीक है, जैसे देखिए 2 और 3, 3 और 5, ये सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे 4 और 9। ठीक है, देखिए वैसी प्राकृतिक संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो, यानी मॉस हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जैसे देखिए 2 का गुणनखंड, देखिए 2 का गुणनखंड क्या क्या होगा 1 और 2। 3 का गुणनखंड देखिए 3 का गुणनखंड क्या होगा 1 और 3, तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, यानी वो कोई भी दो प्राकृतिक संख्या लेंगे और उसका सिर्फ केवल कॉमन फैक्टर 1 ही होगा, यानी 1 हो रहा है, तो इसका मौसो कितना होगा 1 होगा, यानी वैसी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए 4 और 9 का, तो 4 का गुणनखंड क्या होगा 1, 2 और 4। ठीक है, 9 का देखिए गुणनखंड, 9 का गुणनखंड क्या होगा 1, 3 और 9, तो देखिए उभयनिष्ठ गुणनखंड देखना कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। ठीक है, यानी इसका मौसो क्या होगा 1 होगा, तो ये संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती है, यानी ये युग्म में जोड़ा में होता है। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर, इसको समझते हैं। देखिए वैसी संख्याएं जो p बटा क्यू के रूप में हो या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां q बराबर 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q दोनों पूर्णांक हो। जैसे देखिए 2/3, 2/4, 0, 5, -2, √4, ये परिमेय संख्या है। देखिए वैसी संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो, अर्थात एक भिन्न के रूप में, देखिए भिन्न के रूप में है। ठीक है, देखिए जो भिन्न के रूप में हो तथा उसको भिन्न के रूप में लिख सकें। ठीक है, वैसी प्राकृतिक संख्या जो p बटा क्यू के रूप में हो या p बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके। ठीक है, तो देखिए इसको p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी देखिए p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कोई भी संख्या के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से भाग देंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा। यानी 1 से 0 को भाग देंगे तो देखिए 0 ही प्राप्त होगा, 1 से 5 को भाग देंगे तो देखिए 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार इसके नीचे भी हम 1 लिख सकते हैं, इसको भी देखिए 1 से भाग देंगे तो देखिए ये कट जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये -2 ही प्राप्त हो रहा है, इसीलिए हम किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, यानी इसको भी p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसमें 3 शर्त होता है,
एक तो P बटा Q के रूप में लिखना होता है, ठीक है। और दूसरी शर्त Q यानी हर, ठीक है, हर यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए P बटा Q के रूप में लिख दिए, और Q हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखिए हर 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। देखिए और P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए। देखिए परिमेय और अपरिमेय के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक भी डाउट्स नहीं रह जाएगा परिमेय और अपरिमेय के बारे में, ठीक है। तो देखिए यहाँ आपको संक्षेप में बता देते हैं। तो P Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो 0 पूर्णांक है, ठीक है। और 1 क्या है, ये भी पूर्णांक है। उसी तरह देखिए -2/1 ये क्या है, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और ये भी पूर्णांक है। और ये P बटा Q के रूप में है। Q देखिए हर 0 के बराबर नहीं, यानी 0 नहीं है, ठीक है, यानी हर 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं, देखिए अपरिमेय संख्या यानी जो परिमेय संख्या है, जैसे देखिए अपरिमेय के उदाहरण लेते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई और नॉन रिपीटिंग नंबर जैसे 0.1, 0.1, 00, 1, 000। इस तरह ये आगे रिपीट नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए दशमलव का 1 0, तो यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, यहाँ 4 0, ये आगे रिपीट नहीं हो रहा। तो ये अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण है, ठीक है। देखिए इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्योंकि देखिए ये आगे रिपीट हो भी नहीं करेगा, ये चलते रहेगा अनंत तक, ठीक है। तो इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए √2, इसको हम P बटा Q के रूप में लिख दिए, ठीक है, अर्थात देखिए भिन्न के रूप में लिख दिए। अब देखिए Q यानी Q देखिए ये 0, देखिए 0 के बराबर भी नहीं है। दो शर्त यहाँ लागू हो रहा है। तीसरी शर्त क्या, P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तब इसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। देखिए तो √2 क्या पूर्णांक है, तो √2 पूर्णांक नहीं है, और 1 पूर्णांक है, ठीक है। ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, दोनों पूर्णांक होगा तब उसको हम परिमेय संख्या बोल सकते हैं। इसलिए यह अपरिमेय संख्या है, यानी दोनों पूर्णांक नहीं है। इसमें 3 शर्त है, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, Q हर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और दोनों पूर्णांक होना चाहिए, तो यहाँ दोनों पूर्णांक नहीं है, ठीक है। अब देखिए वास्तविक संख्याओं के बारे में जानते हैं। देखिए वास्तविक संख्याएं, देखिए सभी परिमेय संख्याएं और सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है। देखिए परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला देंगे तो ये वास्तविक संख्याओं का समूह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती है, ठीक है। ठीक है, वीडियो यहाँ अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, और यह वीडियो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।